हेलो मित्रों, सनातन कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी में भारत की तटीय सीमा। तट क्या होती है? जो समुद्र के किनारे जो सीमा होती है हमारी, ये देखिए पूर्वी सीमा भारत की और पश्चिमी से समुद्र के किनारे, उसको हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं। तट यानी जहाँ के धरातल से, धरातल के आगे से समुद्र की शुरुआत हो जाए, उसको कहते हैं हम तटीय सीमा। तो आज हम भारत की तटीय सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको हम दो वर्गों में बांट लेते हैं। ये हमारा हुआ पश्चिमी किनारा। कौन सा? पश्चिमी किनारा। पश्चिमी किनारा, या इसको कह देते हैं पश्चिमी तट। और ये क्या हुआ? पूर्वी तट। पूर्वी तट। अब ज्योग्राफी में पश्चिमी और पूर्वी का विभाजन कैसे किया गया है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने दो रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा, एक लंबवत रेखा खींची। तो जो ऊपर की तरफ है इसको हम कहते हैं उत्तर दिशा। इसको क्या कहते हैं? उत्तर दिशा। और जो नीचे की तरफ है उसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा। इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा कहते हैं। और इस तरफ जो है इसको हम क्या कहते हैं? पश्चिमी दिशा। और इस साइड को हम क्या कहते हैं? पूर्वी दिशा। पूर्वी दिशा। तो इस अनुसार देखा जाए तो भारत का जो है एक पश्चिमी तट है और दूसरा पूर्वी तट है। ठीक। तो आज हम भारत की जो तटीय सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं। पूर्वी तट पर, और ये पश्चिमी, ये मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि यहीं पर मैं राज्य लिखूंगा। आप इसको जान गए होंगे कि कौन सा पूर्वी और कौन सा पश्चिमी है। तो पूर्वी तट पर हमारे कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले हम चलेंगे तो ये हमारा क्या है? गुजरात। हमारा क्या है? ये गुजरात। पहला राज्य हमारा गुजरात है। कौन? इधर देखिए मैं लिख रहा हूँ पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर पहला राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गुजरात कहाँ पर है, तो हमारे देश के पश्चिमी तट पर है। तट यानी किनारा, समुद्र का एरिया। दूसरा कौन सा राज्य है? दूसरा हमारा मित्रों है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मराठों का गढ़, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। शिवाजी ने जहाँ मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, ये पश्चिमी तट पर है। तीसरा हमारा क्या है? गोवा। मित्रों, सबसे ज़्यादा जो है पर्यटक देशी विदेशी कहाँ घूमने आते हैं? सॉरी, गोवा में घूमने। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिस भी राज्य के बारे में आप पढ़ रहे हैं वहाँ की राजधानी, वहाँ की कितनी लोकसभा की सीटें हैं और कितने राज्यसभा की सीटें हैं, ये भी आप पढ़ते हुए चलिए। कारण क्या? आपसे प्री में, खासतौर से प्री में ही पूछा जाएगा, आपको मैचिंग करने के लिए दे दी जाएगी। गोवा में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, गुजरात में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कूट को मिलाइए। तो एक एक राज्य आप कितनी भी बार पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपको ध्यान में ये बातें रहेंगी। कितनी राज्यसभा की, कितनी लोकसभा की हैं, और प्लस राजधानी भी उनका पढ़ते रहिए। तो हमारी गोवा। गोवा के बाद कौन सा राज्य आएगा? कर्नाटक। आपने आधुनिक भारत में कर्नाटक के 3 युद्ध देखे थे। किन किन के बीच हुआ था? कर्नाटक के 3 युद्ध किन के बीच हुआ, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक। कर्नाटक। कर्नाटक के बाद केरल। केरल हमारा राज्य है। ठीक। तो ये हमारे राज्य हुए पश्चिमी तट वाले राज्य। अब आइए पूर्वी तट वाले कितने राज्य हैं। यहाँ देखिए पूर्वी तट पर हमारा है पूर्वी तट। पूर्वी तट वाले राज्य देखा जाए तो पहला राज्य हमारा क्या है? तट पर कौन? वेस्ट बंगाल। पश्चिमी बंगाल। अब आपके ध्यान में आ रहा था कि हमारे तो जो बंगाल है, जिसको हम पश्चिमी बंगाल कहते हैं,
ये भारत के तो पूर्वी साइड में है, आखिर इसको पश्चिमी बंगाल क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे भी रीजन है मित्रों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, क्यों किया? उनको लगा कि जो बंगाल में है उसमें राष्ट्रवादी ताकतें सबसे ज़्यादा बंगाल में उग्र हो रही हैं, यानी राष्ट्रवादिता जो है बंगाल में बढ़ रही है। तो कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में 1905 में विभाजित कर दिया। एक को कहा गया इस साइड में पूर्वी बंगाल, इसको कहा गया पश्चिमी बंगाल, तभी से इसका नाम पड़ गया पश्चिमी बंगाल। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, तब इसको हम केवल बंगाल क्यों नहीं कहते हैं, पश्चिमी बंगाल क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे बहुत ही तार्किक कारण है। वो तार्किक ये कारण है, जब भी हम कहेंगे पश्चिमी बंगाल तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई पूर्वी बंगाल इसका है या रहा होगा। वो पूर्वी बंगाल कौन सा है? जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं जुड़ी हुई, इसलिए हम इसको पश्चिमी बंगाल ही कहते हैं। दूसरा क्या है? पश्चिमी बंगाल हो गया। दूसरा कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा, और इसका नया नाम जो है सरकार ने वहाँ की बदल दिया है, ओडिशा कहते हैं। ओडिशा कहते हैं। तीसरा राज्य हमारा कौन सा है? तीसरा राज्य हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बहुत प्राचीन नाम है। आंध्र, उस समय आंध्र के राजा होते थे, आंध्र प्रदेश। और अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना या छत्तीसगढ़ की सीमा जो है समुद्र को नहीं छूती है। और ये आंध्र प्रदेश हो गया। और एक कौन है चौथा? पांडचेरी। पांडचेरी ये कौन है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश। अब क्वेश्चन ये आता है, केंद्र शासित प्रदेश किसको कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश वो होता है जिसमें केंद्र का नियंत्रण होता है, केंद्र जो है उसके प्रशासन को देखता है। अब कुछ मामलों में कुछ राज्यों को जो केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें कुछ छूट दे दी जाती है, जैसे पांडचेरी की अपनी विधानसभा है, दिल्ली की अपनी विधानसभा है, और जो हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश का सीधा सा मतलब ये जानिए कि यहाँ पर केंद्रीय नियंत्रण होता है। ठीक। पांडचेरी के बाद हमारा राज्य आता है पांचवा, कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो हमारी तमिल भाषा के आधार पर इसको तमिलनाडु कहा गया। तमिल जो भाषा हमारी प्राचीन भाषा है। तो हम फिर से एक नज़र देख लेते हैं। और यहाँ पश्चिमी साइड में आए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर आएंगे तो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पांडचेरी, तमिलनाडु, जिसमें पांडचेरी हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है, भारतीय प्रायद्वीप क्या होता है, दक्षिण एशिया क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में मैं वैसे बोल दे रहा हूँ, आप जो है नोट कर लीजिए। एक तो होता महाद्वीप, अलग से हो, उसका अपना कल्चर हो, उसका अपनी भौगोलिक स्थिति हो। उपमहाद्वीप यानी कि महाद्वीप से थोड़ा सा छोटा। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है आप सीधे चलिए, जब पेंजिया का विखंडन हुआ था, ये हमारा बीच वाला पेंजिया है, और इसके अगल बगल क्या था? पैंथालसा था। ये क्या है? पैंजिया। क्या हुआ? पैंजिया। ये पैंथालसा इसका विखंडन हुआ तो इससे 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें बनी। और अभी नासा ने लगभग 2 महीने पहले की ये न्यूज़ है अपनी उसको वेबसाइट में, उसने कहा है कि 20 नहीं लगभग 100 छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, वो अलग बात है। तो यहाँ से हमारी जो एक प्लेट निकली, भारतीय प्लेट, जिसको कहते हैं गोंडवाना प्लेट। ये गोंडवाना प्लेट पहले जहाँ पर आज भारत स्थित है वहाँ पर था नहीं, ये विषुवत रेखा के दक्षिण में था। और विषुवत रेखा के दक्षिण में था तो एकदम सभी महाद्वीपों से अलग था। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया अलग है, अमेरिका अलग है,
और ये धीरे धीरे, और अफ्रीका भी इससे जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे कि ये उत्तर की तरफ आए और इसने जो है विषुवत रेखा को पार किया। जब विषुवत रेखा को पार किया तो एक समय ऐसा है कि इससे अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला पोर्शन आपका पश्चिम किनारा, इससे टूट गया। और जब टूट गया तो उसमें हिंद महासागर का जल आकर भर गया। जब जल भर गया तो ये जो हमारा गोंडवाना प्लेट वाला ये जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, ये पश्चिम दिशा में थोड़ा सा उठ गया और पूर्वी दिशा में थोड़ा सी ढाल हो गई। उठान इसकी हो गई, कितना उठा ये, लगभग ढाल बन गई इधर 45 अंश का, और इधर पूरब में कितने अंश का ढाल बन गया, 9 से 10 अंश का। तो और ये चूंकि आगे और उत्तर की तरफ 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर, 5 सेंटीमीटर सेमी प्रति ईयर के हिसाब से बढ़ रहा था उत्तर की साइड में। और उत्तर की साइड में आगे कौन बैठा हुआ था, यूरेशियाई प्लेट, उससे जाकर ये मिल गया। और जब यूरेशिया प्लेट से ये मिल गए तो बीच में जो है तैथिस सागर था, उस तैथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हो गई। अब ये हिमालय वाले में आपको बताएंगे, पहले क्यों कहते हैं इसको उपमहाद्वीप, उसके बारे में जानिए। तो ये संपूर्ण रूप से पूरा एक उपमहाद्वीप था। उपमहाद्वीप में जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारी चीज़ शामिल थी। तो कल्चर के हिसाब से, इसके हिसाब से ये उपमहाद्वीप कहलाया। अब भारतीय प्रायद्वीप क्या है, तो प्रायद्वीप के बारे में आप जान रहे हैं कि द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। लेकिन जो 3 तरफ से द्वीपों से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपने इसको लिख लिया होगा, तब आगे आते हैं। तो जो द्वीप होता है वो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसको द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। जैसे श्रीलंका हमारा क्या है, द्वीप है। ब्रिटेन क्या है, द्वीप है। कारण क्या, वो चारों तरफ जल से घिरे हुए हैं। और ये हमारा भारत क्या है, भारत 3 तरफ से ये जल से घिरा। देखिए एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, तीसरा साइड ये होगा। ये 3 तरफ से घिरा, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पेनिनसुलर कहते हैं। ठीक, अब आते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप में ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में है कौन कौन से देश शामिल हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। अब यहाँ पर कौन कौन से देश शामिल हैं, तो सबसे पहले भारत, उसके बाद सबसे पहले भारत हो गया, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया नेपाल, चौथा भूटान, चौथा हमारा क्या हो गया, भूटान। पांचवा बांग्लादेश, और आखिरी क्या हो गया, ये हमारा मालदीव है। मालदीव। कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 देश हो गए। अब अगर आपसे पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, संख्या, तो कितने देश हैं, 7 देश। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश, 7 देश। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव,
ठीक, इतने देश हमारे आते हैं। अब दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं दक्षिण एशिया, दक्षिणी एशिया, एशिया, दक्षिणी एशिया। अब दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पर कौन है, भारत है, पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान, और भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, भूटान है, भूटान है, भूटान के बाद कौन सा देश आएगा, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, श्रीलंका, श्रीलंका है, मालदीव है, मालदीव है, और नेपाल, नेपाल। कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप। दक्षिण एशिया क्या है, ये एक राजनीतिक संगठन है, ये एक राजनीतिक संगठन है जिसको कहा जाता है दक्षिण एशिया सार्क। इन देशों से मिलकर बना है। देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं रेड से, इन सबसे मिलकर क्या बना है, सार्क। ये एक राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक इकाई, राजनीतिक इकाई है। ये क्या है, ये एक भौगोलिक इकाई है। ये क्या है, भौगोलिक भौगोलिक इकाई है। अब भौगोलिक इकाई मतलब ये देश जितने हैं ये कभी न कभी इसी इंडिया से जुड़े हुए थे। इसी गोंडवाना लैंड के ये भाग हैं, आज भी इसी गोंडवाना लैंड के भाग, क्योंकि सारे देश इसी पर हैं। और ये क्या है, ये भौगोलिक हो गया, ये हो गया राजनीतिक। इन देशों ने, इसमें से देखिए नेपाल जो है ये हिमालय पर है, तो नेपाल में हिस्सा किसका है, यूरेशियन प्लेट का आ गया और भारतीय प्लेट का आ गया। ये एक राजनीतिक इकाई, इन्होंने मिलकर जो है सार्क एक संगठन बनाया है। आप जो सार्क वो जो संगठन वाला पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे सार्क क्या है। सार्क एक, तो ये क्या है, राजनीतिक इकाई, ये है भौगोलिक इकाई। ठीक, अब आप ये समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि कौन से भारत के किन किन राज्यों की समुद्र रेखाएं कितनी है या उनकी तटीय रेखा कितनी है। आपसे पूछा जाता है कि गुजरात की ज़्यादा है, तमिलनाडु की ज़्यादा है, किन प्रांतों की ज़्यादा है। तो इसको आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब भारतीय राज्य आपने नोट कर लिया होगा। अब आइए सबसे पहले देखते हैं सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है समुद्र के साथ। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीमा लगती है गुजरात की। वैसे भी देखने में देखिए गुजरात को टेढ़ा मेढ़ा टाइप का भी है, तो इसका एरिया बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं, आपने भारतीय उपमहाद्वीप देख लिया और दक्षिण एशिया देख लिया। अब जो है, और एक चीज़ और देखिए, खाड़ी किसको कहते हैं। खाड़ी होता है ये 3 तरफ स्थलों से घिरी होती है। ये इधर वाली 3 तरफ हो गया, इस बीच में जल भरा हुआ है, यानी 3 तरफ से स्थलों से घिरी, इसको कहते हैं खाड़ी। बे ऑफ बंगाल। एक कहते हैं गल्फ। गल्फ किसको कहते हैं,
गल्फ कहते हैं खाड़ी के बड़े रूप को, खाड़ी का विस्तृत रूप, खाड़ी का विस्तृत रूप, जैसे कहते हैं गल्फ कंट्री। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा। ठीक, तो राज्यों की सीमाओं से जाने से पहले देख ले कि दक्षिण भारत उत्तर भारत का बंटवारा कहाँ से हुआ। भौगोलिक आधार पर कहाँ से माना जाए कि यहाँ से प्रायद्वीप शुरू हुआ है और कहाँ से माना जाए कि उत्तर भारत शुरू हुआ है। तो हमारी कर्क रेखा, आप इस पर जान लेंगे कि 23.5 डिग्री से कर्क रेखा जाती है। ये हमारी 23.5 वाली कर्क रेखा है। ये क्या है? कर्क रेखा 23.5। 23.5 के नीचे थोड़ा सा आएंगे 22। देखिए इसको जो है इस कलर से कर रहे हैं। ये अभी मान लेते हैं 22। ये 22 डिग्री से ऊपर उत्तर की तरफ आए तो उत्तर शुरू होता है। उत्तर 22 डिग्री से, इसके नीचे जब शुरू होता है हमारा प्रायद्वीप शुरू हो जाता है। 22 डिग्री से प्रायद्वीप, 22 डिग्री के नीचे हमारा ये प्रायद्वीप शुरू हो जाता है। तो यहीं से माना जाता है प्रायद्वीप। अब देखिए कुछ चीज़ें और जान जाइए। एक है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तब आते हैं राज्यों पर। कच्छ की खाड़ी, इसको कच्छ की खाड़ी कहते हैं। फिर ये कहते हैं खंबात की खाड़ी, ये वाले को खंभात की खाड़ी, इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी। उसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी, इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी। एक यहाँ आपका है श्रीलंका, तो ये वाला है पाक जलसंधि, इसको कहते हैं पाक जलसंधि। पाक जलसंधि। और इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। अब देखिए पाक जलसंध, इसमें ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछा था पाक जलसंध किन किन के बीच में है या कहां पर है। तो सीधा सा दक्षिण भारत श्रीलंका निशान लगा दीजिएगा। ये जब पाक जलसंध की खोज हुई थी तो एक वहाँ के तमिलनाडु के गवर्नर थे रॉबर्ट पॉक। देखिए नाम उनका ऐसे था, रॉबर्ट पॉक। तो उनके नाम पर इसको पॉक कहा जाता था, POLK, रॉबर्ट पॉक। तो पॉक को कहते कहते अब भ्रंश हो गया, पाक हो गया। ये अधिकांश गलती हो जाती है, पाकिस्तान की तरफ निशान लग जाता है। तो इस पर इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, रॉबर्ट पॉक हो गए। और ये तो आप जाने बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक, इतना कुछ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसको मिटा देते हैं। अब लिखते हैं राज्यों के नाम, किसकी कितनी एरिया जो है यहाँ समुद्र से लगता है। अभी ये श्रीलंका वाला फिर बना देंगे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, जाने रहिए, ये भी आपके एक एक क्वेश्चन बढ़ा देती हैं और कभी कभी जाने अनजाने गलती हो जाती है, तो जानना अनिवार्य है। अब देखिए श्रीलंका बना लीजिए, और क्या, श्रीलंका हो गया। ठीक, तो सबसे पहले सीमा सबसे ज़्यादा किसके लगती है? गुजरात की। ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे, सबसे पहले गुजरात की सीमा कितनी है? सबसे ज़्यादा समुद्र सीमा कौन बनाता है? गुजरात की सीमा है 12-15 किलोमीटर, किमी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यानी 1215 या 1215 किलोमीटर इस गुजरात की सीमा लगती है। अब आपसे सीधा क्वेश्चन आ जाए, किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ लगती है?
कौन सी तटरेखा बनाता है? तो बनाता है गुजरात। इसको जाने रखिए। अब उसके बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरे पर आता है। आंध्र प्रदेश, इसको नोट कर लीजिए। आंध्र प्रदेश की कितनी सीमा लगती है? तो है 974 किलोमीटर। तीसरा कौन है? तीसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कितनी सीमा लगती है? तमिलनाडु की है 907 केएम। चौथा देश कौन सा है? चौथा देश हमारा आता है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कितनी सीमा लगती है? तो हमारा है महाराष्ट्र 653 केएम। पांचवा कौन सा है? तो पांचवा हमारा जो देश आएगा वो है केरल। केरल की कितनी लगती है? केरल की 570। ये है 570 केएम। छठा कौन सा देश है? तो छठा केरल के बाद आएगा उड़ीसा। उड़ीसा का कितना है? 476 केएम। और छठा हो गया। सातवां कौन सा देश हमारा है? देश क्या? प्रांत कर्नाटक। सातवां हमारा है राज्य कर्नाटक। कर्नाटक की कितनी सीमा है? 280 किलोमीटर। अब इसके बाद कौन सा है? गोवा की कितनी लगती है? ये आठवां राज्य हमारा हुआ। गोवा का है 151। इसके बाद हमारा है पांडिचेरी में यहाँ डैश करके लिखता हूँ कि पांडिचेरी है केंद्र शासित प्रदेश। पांडिचेरी की कितनी सीमा लगती है? पांडिचेरी के 31 किलोमीटर। 31 किमी। उसके बाद कौन सा है? दमन दीव। इसकी कितनी सीमा लगती है? यह है 10 किलोमीटर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक। ये फिर से एक बार इसको तैयार कर लेते हैं। गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा है 1215 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की 974 किलोमीटर। तमिलनाडु की 907 किलोमीटर। इसके बाद किलोमीटर आप ना याद कीजिएगा, केवल 3 का किलोमीटर आप याद कर लीजिए। फिर महाराष्ट्र है, केरल है, उड़ीसा है, गोवा है। अब गोवा की सीमा सबसे कम लगती कितना है? 151 केएम। सबसे ज़्यादा आ जाए तो गुजरात और सबसे कम गोवा। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी समुद्र सीमा बनाएंगे? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले। अंडमान निकोबार द्वीप समूह करीब 1600 के आसपास है, सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद पांडिचेरी, उसके बाद दमन दीव 10 किलोमीटर है। तो इसको आप तैयार कर लिए, ये आपसे बार बार जरूर पूछा जाता है। और इसके बाद आइए देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। इसके बाद आता है कि समुद्र में कहाँ तक किस देश की वो अधिकार है कि अपना सीमा शुल्क वसूले, अनुसंधान कार्य करे, कितना तक अधिकार होता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस केवल ये मैप ये बना रहे आपके लिए। कुल अगर पूरी सीमा देखा जाए, भारत की तटीय सीमा, तो मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि
मुख्य भूमि है 6100 किमी। और द्वीपों को मिलाकर कितना हुआ? अगर द्वीप और सब कुछ मिला दिया जाए, द्वीपों को मिलाकर तब टोटल कितना बनता है? तब टोटल बनता है 7516.6 km, यानी 7516.6। ये पूरा तटीय सीमा बनती है, पूरा द्वीप और मुख्य भूमि को सबको मिलाकर। ठीक। अब इसके अलावा ये तो है तटीय राज्य हो गए। अब जैसे मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सब राज्य जो है, ये हरियाणा है, ये क्या है? स्थल अवरुद्ध। स्थल यानी कि इनका सबका कोई समुद्र से मतलब नहीं है। अबे भारत की समुद्री सीमा कितनी है? कहाँ तक भारत अनुसंधान कर सकता है, कहाँ तक भारत जो है सीमा शुल्क लगा सकता है, भारत के क्षेत्र में कौन कितना है, तो इसको आकर देख लेते हैं। तो ये भी मैं मिटा दे रहा हूं ताकि तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या है। पहले की नाटिकल माइल है उसके बारे में जान जाए कि वैसे जो माइल होता है वो कैसा होता है और नाटिकल माइल क्या होता है। तो 1 मील बराबर होता है 1 मील बराबर होता है 1.6 km यानी किलोमीटर। अगर आपसे कहा जाए 1 मील तो कितना हुआ? 1.6 किलोमीटर। और एक नाटिकल मील समुद्र की जो दूरी नापी जाती है वो नाटिकल माइल में नापी जाती है। एक नाटिकल माइल कहते हैं। ये हुआ 1.8 किलोमीटर, मीन्स ये हुआ 1600 मीटर, ये हुआ 1800 मीटर। और समुद्र की दूरी जो है नापी जाती है नाटिकल माइल में। समुद्र की दूरी नापी जाती है, समुद्र की दूरी मापी जाती है ठीक। 1 मील बराबर 1600 मीटर और एक नाटिकल माइल बराबर 1800 मीटर। और नाटिकल माइल में समुद्र की दूरी नापी जाती है। अब आइए आपके मेन मुद्दे पर आते हैं जो आपको जानना है, ये भी आपको जानना रहता है। भारत की समुद्री सीमा, ये हेडिंग वो तो पड़ी हुई है, उसको भी मिटा देते हैं। भारत की समुद्री सीमा जो आपको जानना है, भारत की समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा। अब देखिए भारत को जो समुद्र में अधिकार मिला हुआ है, ये पहले जान जाइए। एक तो मिला है 12 किलोमीटर 12 km, फिर मिला है 24 km, फिर मिला है 200 km। ये नाटिकल माइल में है, ये किलोमीटर में नहीं है, इसको नाटिकल माइल में लिखें। ये नाटिकल माइल में है। नाटिकल माइल्स मीन्स आप समझिए, यह नियम कर दे रहे हैं, नाटिकल माइल हो गया, आप समझ लीजिएगा। नाटिकल माइल 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 200 किलोमीटर। अब आइए देखते हैं होता ये क्या है। एक भारत का जो है छोटा सा मैप बनाते हैं। ये अब एक ये खींची गई आधार रेखा, जैसे हम कहा गया कि भारत जो है 12 किलोमीटर तक भारत को पूरा अधिकार है, तो 12 कहाँ से माना जाएगा? एक ऐसे आधार रेखा खींच दी गई। ये आधार रेखा क्यों खींची गई? ताकि ये आधार रेखा आपको खींच दे तब बताते हैं। जैसे सीमा होती ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम 12 यहाँ से नापें, ये 12 कि ये 12 नापें, यहाँ से नापें थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से नापें तो कम हो जाएगा। तो इसलिए एक आधार रेखा खींच दी गई
कि यहीं से नापा जाएगा, ये पूरा मिलाते हुए पूरा प्लेन हो जाए। ठीक, तो यहाँ से भारत को दिया गया 12 किलोमीटर। उस 12 किलोमीटर को क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा कितना है? 12 NM, 12 नॉटिकल माइल। यानी इस आधार रेखा से मान लीजिए यहाँ तक पहुँचता है 12 किलोमीटर, ये 12 NM। अब यहाँ तक भारत को ये अधिकार है कि सीमा शुल्क लगा दे, अनुसंधान करे, जो इच्छा हो वो कर सकता है भारत यहाँ पर। संसाधनों का पूर्ण दोहन करे, तो यहाँ पर लिख देते हैं इस 12 नॉटिकल माइल में भारत को संपूर्ण अधिकार है। संपूर्ण में सारे अधिकार आ गए, संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण अधिकार। अब वो कौन से अधिकार हैं? संसाधनों का दोहन करना, संसाधनों का दोहन, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क लगा सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण। यानी आप जो है समझ जाइए कि जो इच्छा हो वो भारत करे, पूरा अधिकार इनको दिया गया है। और इस सभी जो प्रादेशिक कानून है वो यहाँ पर लागू होंगे, यानी कि वो, और भारत को नहीं, हर देश को यह अधिकार दिया गया है। ठीक, अब आते हैं इस आधार रेखा से, इस आधार रेखा से 24 किलोमीटर, ये देखिए 24 NM। यहां पर कौन सा अधिकार दिया गया है? ये 12 किलोमीटर यहां तक था, और ये अधिकार कौन सा दिया गया है? इसमें कहा गया है कि आधार रेखा इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार शामिल होंगे। इस 24 किलोमीटर में सीमा शुल्क, साफ सफाई व वित्तीय अधिकार, यहाँ पर वित्तीय अधिकार, साफ सफाई, सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार, ये इतना रहेगा। यानी यहाँ से यहाँ कम अधिकार दिया गया है। ठीक, अब आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तभी दूसरा यहाँ लिख पाऊँगा। असल में बोर्ड में लिया तो, लेकिन छोटा पड़ गया। अब दूसरा बोर्ड लाएंगे। आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, व्यू बढ़ा दीजिए, तो हमें भी उत्साह हम बढ़े और मैं दूसरा लेकर आऊँ, ताकि आपको सारा मैटर इसी पर उपलब्ध करवा सकूँ। ठीक, तो अब आते हैं इसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, 200 मान लीजिए यहाँ पर आता है। अब यहाँ कौन कौन से अधिकार दिए गए? तो यहाँ आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ये सब दिया गया। यानी यहाँ पर दिया गया है वैज्ञानिक अनुसंधान। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वैज्ञानिक अनुसंधान, अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। ठीक, ये सब अधिकार है। अब इसमें
आपको जानना क्या है, जो उसमें तकनीकी चीज़ें हैं। ये हमारा जैसे 12 किलोमीटर है जो प्रादेशिक इसको कहते हैं, प्रादेशिक सीमा। 12 किलोमीटर वाले को कहते हैं प्रादेशिक सीमा, ये प्रादेशिक सीमा हो गई। और इसको कहते हैं अन्य, ये 24 वाले को कहते हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। और 200 वाले को अन्नयन आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, अन्नयन आर्थिक क्षेत्र, अन्नयन आर्थिक क्षेत्र। तो हमारा जो प्रादेशिक सीमा वाला है ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल है। हमारा जो संलग्न वाला है, संलग्न वाला ये नहीं कि 12 से 24 तक, फिर ये भी आधार रेखा से 24 तक है, 24 नॉटिकल माइल। यहाँ यही ध्यान दीजिएगा कि ये 12 यहाँ पर ख़त्म होता, तो यहाँ से कुछ यूट्यूबर और डाले हैं जबकि वो गलत है। तो इस आधार से 24 तक। फिर ये 200 वाला क्या है, ये भी आधार से 200 नॉटिकल माइल तक है। तो हमारा जो बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई मुंबई से पड़ता है इधर 100, ये मान लीजिए बॉम्बे हाई है, ये हमारा मुंबई है 176 किलोमीटर। और ये हमारा क्या वो 200 तक हाई है, 200 नॉटिकल माइल तो थोड़ा सा और बढ़ गया, तो हमारे एरिया में है। और 200 नॉटिकल के माइल के बाद जो भी समुद्र बसता है उसको कहते हैं हाई सी। उस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है, हर देश को इतना ही अधिकार मिला हुआ है। अब एक बात और आप देखते हैं कि हमेशा भारत के नीचे श्रीलंका पूंछ की तरह क्यों लटकाया जाता है, सॉरी पूंछ की तरह नहीं, देश के रूप में उसको क्यों दर्शाया जाता है। श्रीलंका आप देखे होंगे, श्रीलंका क्यों लटकाया जाता है, तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि अगर हम 12-24-2000 में तो यहाँ तक आ जाएंगे श्रीलंका तक, श्रीलंका भी हमारे में 12-24-200 नॉटिकल माइल पहुँच जाएगा तो तमिलनाडु तक पहुँच जाएगा। तो दोनों हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि हमको भी मिल जाए इनको भी मिल जाए। इन्हीं कारण से श्रीलंका का चित्र, ये जो स्केच है, भारत के नीचे हमेशा बनाया जाता है। तो इतना कुछ आपने आज पढ़ा, ठीक। भारत की समुद्र रेखा आपने पढ़ा, भारत के तटीय राज्यों के बारे में पढ़ा। तो हमें उम्मीद है मित्रों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हमें उम्मीद है कि आप इसको पसंद किए होंगे, और आप इसको देखिए, मित्रों में शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं इससे एक अच्छे और नए वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।